प्यारे बच्चों, मैं पंकज श्रीवास्तव फिर से सिलेक्शन पॉइंट कोचिंग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए वीडियो की नई श्रृंखला में अपन एक और नए टॉपिक जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी में, जिसका नाम है समास, को अपन स्टार्ट करते हैं। और आप देखिए कि अपन उसको कितनी आसानी से बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और कभी ना भूलें, ऐसे प्रकार से मैं आपको पढ़ाता हूं। तो आइए बच्चे, जरा अपन देखते हैं समास के बारे में। समास के बारे में अपन जान लें। देखिए बच्चे, समास क्या होता है, जैसे मैं कहूं थोड़ा सा समझने के लिए कि समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं, तो ये गलत नहीं है। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। कोई कहे कि समास का अर्थ क्या है, समास का अर्थ, तो यहां पर आप समझ लें, समास का अर्थ है संक्षिप्त। अर्थात कोई भी बड़ी बात को बहुत छोटे रूप में कह देना, कोई बड़े शब्दों के मेल को छोटे रूप में बोल देना। जैसे उदाहरण के लिए अपन बोलते हैं राजपुत्र, ये सामासिक शब्द है, जबकि इसका जब अपन विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र। हम ये भी बोल सकते हैं कि समास में विग्रह करने पर विभक्तियां जो होती हैं उनका लोप होता है। हम विग्रह करते हैं तो विभक्तियां सामने आ जाती हैं, तो जो शब्द संक्षिप्त होता है वो थोड़ा सा विस्तृत बन जाता है। बात समझ में आ रही है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त, पर जब विग्रह करेंगे तो वो थोड़ा विस्तृत हो जाएगा। वो विस्तृत अगर हो जाएगा तो वहां पर क्या आ जाएंगी, उसमें तो कुछ विभक्तियां उसमें आ जाएंगी। अगर मैं कहूं कि समास का विलोम क्या होता है, तो समास का जो विलोम होता है या विपरीतार्थी होता है उसको बोलते हैं व्यास। बात मेरी समझ में आ पा रही है। जैसे मैं बोलूं कि समास का विलोम क्या होगा, तो समास का जो विलोम होगा वो होगा उसका व्यास। तो मैं कुछ बात आपको समझाया, शब्दों के मेल को समास कहते हैं, समास का अर्थ संक्षिप्त होता है और समास का विलोम जो है वो व्यास होता है। आइए बच्चे, आगे अपन देखते हैं कि समास में और है क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो समास है, हिंदी में जो समास है, 6 भेद हैं उनके, समास के 6 भेद हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि कुल 6 समास हैं आपके। पहला जो समास होगा, पहला जो समास होगा बच्चे, वो होगा अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास। दूसरा जो समास होगा वो होगा तत्पुरुष समास। तीसरा जो समास होगा वो होगा आपका कर्मधारय समास। चौथा जो समास होगा वो होगा आपका द्विगु समास। पांचवा जो समास होगा वो होगा द्वंद्व समास। और लास्ट जो समास होगा उसका नाम होगा बहुब्रीहि समास। देखिए, किसी भी समास के लिए या किसी भी समास के टॉपिक को पढ़ने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है कि हम समास को पहचाने कैसे, और दूसरा होता है कि अगर हम इस समास का विग्रह कर दें तो यहाँ पर किस विभक्ति के साथ इस समास को बोला जाएगा। तो मैं अगर बात करूं, देखिए यहाँ पर जो अव्ययीभाव समास है, कर्मधारा है, द्विगु है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि है। अभी आप बात ना करें काय की, तत्पुरुष की। क्यों ना करें, इस वजह से ना करें कि तत्पुरुष समास के भी अपने आप में 6 भेद हैं। देखो, टोटल समासों की संख्या भी 6 है, जबकि पर्सनल तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं।
या 6 कारक हैं। तो अपन पहले इन 5 को देख लें, फिर अपन तत्पुरुष पर आते हैं। ठीक है बेटा, आइए। तो सबसे पहले अव्ययीभाव समास के बारे में जान लें, या किसी भी समास के लिए क्या अपन को आना चाहिए उस बात के बारे में अपन समझ लें। अभी मैं तत्पुरुष समास को हटा के आपसे जो 5 समास हैं इनके बारे में बहुत जल्दी चर्चा करता हूं और बात को समझाता हूं आपको। देखिए, किसी भी समास में 2 चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला, समास को पहचानना कि कौन सा समास है, और दूसरा इसकी परिभाषा। ठीक है, और तीसरा छोटे रूप में ले लेंगे उदाहरण पर। 3 चीजों से अपन समास को पूर्ण रूप से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखें समास की पहचान। अगर मैं बात करूं अव्ययीभाव समास की पहचान के बारे में, तो अव्ययीभाव समास कैसा होता है? अव्ययीभाव समास ऐसा समास होगा जिसका पहला पद प्रधान होगा। ये परिभाषा में लें, पहला पद प्रधान होता है। कहने का अर्थ क्या हुआ? देखिए, जो समास होते हैं वो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। तो इसमें 2 शब्द आएंगे और उसमें जो पहला शब्द होगा वो प्रधान होगा, तो वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। ये परिभाषा है इसकी। पहचान अपने लिए क्या है कि ऐसा सामासिक शब्द जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हो, उपसर्ग का प्रयोग हो, तो वो शब्द जो होगा, वो जो सामासिक शब्द होगा वो अव्ययीभाव समास का होगा, अगर उसमें काय का प्रयोग किया जा रहा है, उपसर्ग का। पहली बात पहचान है। दूसरी इसी का एक और पहचान है, दूसरी एक और पहचान है कि यहां पर योजक चिन्ह, योजक चिन्ह क्या होते हैं सर? योजक चिन्ह का मतलब है अपनी भाषा में डैश। ठीक, योजक चिन्ह का प्रयोग हो तो वह अव्ययीभाव समास हो सकता है, और उपसर्ग का उपयोग हो तो भी वह अव्ययीभाव समास हो सकता है। परिभाषा के रूप में ऐसा सामासिक पद जिसका पहला पद प्रधान हो अव्ययीभाव समास कहलाएगा। क्लियर है बच्चे? आइए उदाहरण के रूप में समझें। तो उपसर्ग हो मतलब मैं आपसे कहूं आप प्रिय, तो प्रिय एक शब्द हुआ, जबकि अगर उसमें मैंने आ का उपयोग कर लिया, आ उपसर्ग का उपयोग कर लिया, तो यहां पर अप्रिय में आ जो है वो उपसर्ग है, आ जो है वो उपसर्ग है। और यहां पर अपन ये पहचान सकते हैं कि यह किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। देखिए बच्चे, कोई कहे कि प्रत्युपसर्ग क्या होते हैं, तो प्रत्युपसर्ग के बारे में ऐसा है कि अपनी एक मूल भाषा में अपन ये बोलते हैं, उपसर्ग का मतलब आगे लगने वाला वर्ण या शब्द, और प्रत्य का मतलब होता है पीछे लगने वाला वर्ण या शब्द। परंतु इनका एक और भी अर्थ होता है कि ये मूल शब्द में या तो परिवर्तन ला देते हैं या उसका अर्थ विशिष्ट कर देते हैं। जैसे प्रिय एक बात हुई, पर अप्रिय का मतलब है जो उसको प्रिय नहीं है। बात समझ में आई? तो इसमें आ उपसर्ग है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। दूसरा मैंने लिखा है कि यहां पर योजक चिन्ह का उपयोग होता है। जैसे मैं बोलूं अलग डैश अलग, मैं बोलूं धीरे डैश धीरे, तो इनके बीच में जो डैश लगा रहे हैं यहां पर, ये इसको बोलते हैं, कौन सा चिन्ह है सर? ये योजक चिन्ह। तो यहां पर आप ये कंफ्यूज ना हो कोई भी बच्चा कि जो द्वंद्व समास होता है आपका, वो भी योजक चिन्ह के साथ बनता है और अव्ययीभाव समास भी योजक चिन्ह के साथ बनता है। मूल अंतर क्या है? मूल अंतर ये है कि जहां पर द्वंद्व समास होता है वहां पर योजक चिन्ह तो आता ही आता है, परंतु वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत अर्थ, विपरीत लिंग और विपरीत कारक को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं।
जब द्वंद्व समास होगा तो उसकी पहचान के लिए आपको क्या करना है? पहचान के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि इसमें कौन से चिन्ह का उपयोग किया गया है, योजक चिन्ह का। तो सर योजक चिन्ह का तो अव्ययी भाव में भी किया गया है, बात समझ में आ रही है। परंतु इसका जो योजक चिन्ह होगा वो उन शब्दों के बीच में लगा होगा जो एक दूसरे के या तो विपरीत अर्थ प्रदर्शित करते हो, या विपरीत लिंगों के हों, या विपरीत कारक को प्रदर्शित करते हो। सर उदाहरण में बताइए। दूसरी बात, अगर परिभाषा पर जाऊं तो ऐसा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब परिभाषा के रूप में कोई एक पद पर बात नहीं होती, दोनों पद प्रधान होंगे। पहचान में योजक चिन्ह होगा, विपरीत अर्थ और लिंग प्रदर्शित करने वाले होंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करता हूं माता डैश पिता, तो यहां पर देखिए योजक चिन्ह आया हुआ है, पर यहां पर क्या विपरीत लिंग हो रहे हैं? माता स्त्रीलिंग है जबकि पिता पुल्लिंग है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं कि ये किस समास से लिया गया है? द्वंद्व से। जैसे मैं कहूं आपका दिन डैश रात, तो यहां पर आप देखिए दिन डैश रात का मतलब है क्या दोनों विपरीत अर्थ प्रदर्शित कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो यहां पर देखा जाए तो ये कौन से समास का उदाहरण होगा? द्वंद्व समास का उदाहरण होगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैंने अव्ययी भाव के साथ द्वंद्व क्यों समझाया? क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है एक जैसी हैं, पर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो आपका योजक चिन्ह लग के बन रहे हैं वो शब्द या तो एक जैसे होते हैं या एक दूसरे के विपरीत अर्थ नहीं निकालते, पर जो द्वंद्व समास में बनेंगे वो एक दूसरे के विपरीत अर्थ निकालते हैं। ये मैंने आपको बताया उदाहरण के रूप में, ठीक है ना? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं अव्ययी भाव और द्वंद्व दोनों आपको क्लियर हुए होंगे। परिभाषा के रूप में पहला पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। यहाँ पर उपसर्ग आता है, इसमें उपसर्ग नहीं आता। योजक चिन्ह इसमें आता है, योजक चिन्ह इसमें भी आता है। पर इसका योजक चिन्ह जो होगा वहां पर जो शब्द बनेंगे वो दोनों या तो एक जैसे बनेंगे या जो है वो अपने विपरीत अर्थ लिंग कारक में परिवर्तन नहीं होंगे। जबकि इसमें जो बनेंगे वो विपरीत लिंग में बन सकते हैं, विपरीत कारक में बन सकते हैं और विपरीत अर्थ प्रदर्शित कर सकते हैं। बात समझ में आई होगी। अगली बात करता हूं मैं कर्मधारय की। देखो कर्मधारय समास की जो पहचान है वो वर्तमान समय में आप ये समझ लो कि पहचान के लिए आप ऐसे शाब्दिक शब्द देख लें जिनमें एक दूसरे की तारीफ की जा रही हो। मतलब एक से दूसरे को उदाहरण देके विशिष्ट बनाया जा रहा हो। तो अपन ने पहचान तो ये हो गई कि ऐसे शाब्दिक शब्द जिनमें हमको एहसास हो कि यहाँ पर एक दूसरे के बारे में कुछ बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है, वो कहलाएंगे आपके कौन सा समास है? कर्मधारय। अब मैं बात करूं तो इसकी जो पहचान है वो पहचान क्या है? इसमें जो कर्मधारय समास होता है इसका उत्तर पद प्रधान होता है। पहली बात तो कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर का मतलब है पीछे वाला। तो ये तो केवल एक परिभाषा है। पहचान क्या है? हम समझेंगे ऐसा शब्द जिसमें किसी तारीफ का हमें अनुमान लग रहा हो तो वो कर्मधारय समास होता है। और अच्छे से अगर मूलभूत बात करूं तो यहां पर विशेष्य और विशेषण का बोध हो या उपमान और उपमेय का बोध हो, ऐसे सामासिक शब्द जिनमें विशेष या विशेषण का बोध होता है या उपमेय उपमान का बोध होता है। अब बात यह है कि यहाँ पर कंफ्यूज जो हैं वो इसी बात को लेके हैं कि विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है। तो प्यारे बच्चों आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर मैं विशेष्य बोल रहा हूं तो मैं यहाँ पर देखो तो शिष्य या शिष्य बोल रहा हूं। देखिए आप पढ़िए, जबकि यहाँ पूरा लिखा हुआ है विशेषण। तो आप ऐसे समझ लें कि जो शिष्य होगा या शिष्य होगा वो विशेषण मतलब गुरु से छोटा ही होगा। छोटा होगा का मतलब ये है कि विशेष्य वह होते हैं विशेष्य वह होते हैं जिनकी उपमा
जिनको उपमा दी जाए, जिनको उपमा दी जाए। और विशेषण क्या होते हैं? जिनसे उपमा ली जाए, जिनको उपमा दी जाए और जिनसे उपमा ली जाए का मतलब ऐसा है, जैसे मैं आपको बोल दूं चांद सा मुख, या चांद सा मुख को मैं बोल दूं चंद्रमुख। क्या बोल दूं बच्चे? चंद्रमुख। तो यहां पर क्या है, चंद्र और मुख के बारे में चर्चा हो रही है। तो यहां पर जो मुख होगा वो देखा जाए तो अपनी भाषा में होगा क्या? विशेष्य। क्यों होगा सर? क्योंकि जिसको उपमा दी जाए मतलब मुख को उपमा दी जा रही है, ये विशेष्य होगा। किससे उपमा दे रहे हैं? बोले चंद्रमा से, तो ये विशेषण होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विशेष्य एक प्रकार से देखा जाए तो छोटा होगा, जबकि विशेषण अगर देखा जाए तो बड़ा होगा या नेचुरल होगा। तो मैं बात करता हूं तो यहां पर ये जो मुख है ये आपका विशेष्य है और ये जो है आपका विशेषण है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी। जैसे मैं आपसे कह दूं पीतांबर, तो यहां पर पीतांबर में क्या है? जो अंबर है मतलब पट है या कपड़ा है वो पीला है। वो कैसा है? पीला है। तो कहने का मतलब जो पट है या कपड़ा है वहां पर उसकी उपमा दी जा रही है, उसको उपमा दी जा रही है। जैसे कि कपड़ा कैसा है? तो कपड़ा पीला है। तो पीला यहां पर जो होगा वो होगा आपका विशेषण, और जो कपड़ा या अंबर होगा वो होगा आपका विशेष्य। अगर इसी बात को और अच्छे से समझे तो मैंने लिखा ही उस प्रकार से है कि विशेष को ही अगर कोई बोलता है तो उपमेय बोलते हैं, और विशेषण को कोई बोलता है तो उपमान बोलते हैं। आप देखिए जैसे बड़ा आ रहा है इसमें उपमान में, तो ये बड़ा हुआ। वैसे ही विशेषण और उपमान की बात एक ही है, और उपमेय और विशेष की बात एक ही है। क्या बच्चे मेरी बात समझ पाए हुए? तो कर्मधारय समास ऐसा समास होता है जिसमें अपनी भाषा में या तो ऐसा लगे कि इसको इसकी तारीफ की जा रही है, ये शब्द दूसरे शब्द की तारीफ कर रहा है, या फिर उनमें विशेष या विशेषण का भाव हो, ठीक है, और उत्तर पर प्रधान हो। तो यहां पर अपन कुछ एक आध उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूं नीलकंठ, तो नीलकंठ में क्या होगा? नीला है कंठ, नीला है कंठ। तो यहां पर मैं बोलूं कि कंठ की उपमा दी जा रही है, और किससे उपमा ली जा रही है? तो नील से या नीले कलर से। तो मैं कह सकता हूं कि ये हो गया आपका उपमेय और ये हो गया आपका उपमान। अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका विशेष्य और ये हो गया आपका विशेषण। क्या उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी आपको? आगे आप बात करता हूं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास की पहचान बहुत सरल है। सरल ये सी है कि यहां पर पहला पद संख्यावाचक हो, पहला पद कैसा वाचक हो? संख्यावाचक हो। पर साथ के साथ यही बात को आप बहुब्रीहि में भी ले सकते हैं। क्या? इसमें भी जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है। तो फिर क्या डिफरेंस आएगा? यहां पर पहला पद संख्यावाचक हो, यहां पर भी पहला पद संख्यावाचक हो, पर द्विगु समास में दूसरा अर्थ ना निकले, उस शब्द का कोई अन्य अर्थ ना हो, जबकि पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा अर्थ निकले। दूसरे का मतलब है किसी थर्ड पर्सन को, या पहला पद संख्यावाचक हो और उसका कोई तीसरा अर्थ निकले। आपका तीसरा अर्थ का मतलब है कोई थर्ड पर्सन को वो शो कर दे। तो पहला पद संख्यावाचक इसमें भी होगा, पहला पद इसमें भी होगा, पर इसका कोई अन्य अर्थ नहीं होगा और इसका कहीं थर्ड पर जाके अर्थ लगेगा। ये एक नॉर्मल बात हुई। यहां पर अगर मैं बात करूं परिभाषा के रूप में, तो बहुब्रीहि समास के दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं। मतलब किसी भी पद की जो है प्रधानता नहीं होती, दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास कहलाता है। और इसका जो मूल जो
सूत्र है वो यही है कि इसमें तीसरा अर्थ लगेगा। ज्यादातर जो शब्दांश होंगे वो संख्यावाचक हो सकते हैं, परंतु आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहां पर थर्ड अर्थ निकल के आ जाए और वो संख्यावाचक भी नहीं हो तो भी वो बहुब्रीहि समास का जो है शब्द हो सकता है। कुछ उदाहरण के रूप में अपन इसको समझ लें। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं द्विगु समास में। तो द्विगु समास में क्या है, जैसे अपन ने लिख दिया चौराहा। चौका मतलब हुआ चार राहों का समूह। चार राहों का समूह का अर्थ है चौराहा। तो अब मैं ये बोलूं चौराहा, तो चौराहा में यहां पर कोई थर्ड अर्थ नहीं है, सेकंड कोई भी अर्थ आप नहीं लगा सकते। चौराहा मतलब चार रास्तों का समूह। पर जैसे मैं आपको बोल दूं, मान के चलिए मैंने बोल दिया षडानन। तो षट का मतलब होता है छह और आनन का मतलब होता है मुख, अर्थात छह मुख वाले। तो छह मुख वाले के लिए आप भगवान कार्तिकेय पे इसका अर्थ लगा सकते हैं। मैं बोल दूं चतुरानन। तो चतुरानन का अर्थ क्या हुआ, चार मुखों वाले। तो चार मुख वाले का मतलब क्या हुआ, भगवान ब्रह्मा। क्लियर है मेरी बात। मैं कहूं वीणा पाणी, अब इसमें संख्यावाचक का बोझ नहीं है, वो कहीं पर नहीं हो रहा है। वीणा पाणी, तो अपन यहां पर लिख सकते हैं वीणा पाणी मतलब क्या हुआ, जो वीणा को धारण किए हुए हैं। तो वीणा को धारण कौन किए हुए हैं, मां सरस्वती। मैं बोलूं आपको कि श्वेतांबर, तो जिनने पूरे वस्त्र श्वेत पहन रखे हैं या जिनके कपड़ों का रंग सफेद है, तो वहां पर कौन होंगी, मां सरस्वती। मैं कहूं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, तो यहाँ पर त्रि मतलब संख्यावाचक बोध हो रहा है। त्रिनेत्र का मतलब हुआ है तीन नेत्र वाले। तो क्या तीन नेत्र वाले भगवान शंकर पर इसका अर्थ लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूल अर्थ है, अंतर है द्विगु और बहुब्रीहि में, वो यही है कि द्विगु जो समास होगा वहां पर पद तो संख्यावाचक होगा, परंतु उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा। जैसे मैं एक और उदाहरण आपको बोलूं, नवरात्रि। तो यहाँ पर नौ रात्रियों का समूह, पर इसका कोई थर्ड अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार से होगा तो ये जाएगा आपका द्विगु में, और अगर जिसमें संख्यावाचक होकर अगर थर्ड अर्थ जाएगा तो वो जाएगा आपका काय पे, बहुब्रीहि में। उम्मीद करता हूं कि अभी जो छह में से मैंने पांच समासों को आपको बताया है, जिनकी जानकारी आपको दी है, तत्पुरुष को छोड़कर। तत्पुरुष का नेक्स्ट में अपन पूरा एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट, क्योंकि वहां पर उसके पूरे छह कारकों के बारे में आपको जानकारी देना है। यदि आपको ये पांचों जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि समझ में आए हों, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने कमेंटों के माध्यम से मुझे बताएं कि आप इसमें और क्या अच्छा चाहते हैं या मैं आपके लिए और क्या अच्छा कर सकता हूं। आइए नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन सब एक साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।